नमस्कार, विबोध एकेडमी में आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हमारा रीतिकाल चला हुआ था और हमने कुछ रीतिबद्ध कवियों का अध्ययन कर लिया था। उससे आगे आज करते हैं हम। आज के व्याख्यान में हम देखते हैं, पिछले व्याख्यान में हमने पद्माकर की रचनाएं लिख ली थी और कुछ विशेषताएं लिख ली थी, लेकिन उन पद्माकर की रचनाओं का विश्लेषण करते हैं भाई। आज जो हमारा बचा हुआ था पिछले व्याख्यान में वो करते हैं। आज हम करते हैं पद्माकर की रचनाओं का विश्लेषण। जो रीतिबद्ध कवि है भाई पद्माकर, पद्माकर की रचनाओं का विश्लेषण करेंगे आज। बाकी हम पिछली क्लास में इनके जन्म के बारे में और इनकी रचनाओं के बारे में जान चुके हैं। आज हम इनकी रचनाओं का विश्लेषण करेंगे भाई। अब पहले जैसे प्रश्न नहीं पूछे जाते रचना या रचनाकार, अब रचनाओं के अंदर क्या है इस प्रकार से के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके लिए आपको हर प्रकार की जानकारी होनी चाहिए। अब देखो, इनकी एक रचना है भाई राम रसायन। अगर नहीं लिखी हो रचनाओं में तो कोई बात नहीं, यहां लिख लो। अब राम रसायन, रसायन है भाई, ये रसायन अण दिख रहा होगा आपको, ये नहीं है, ये है न रसायन। ये रचना है भाई एक इनकी। यह रचना पद्माकर ने वाल्मीकि रामायण के आधार पर 2 चौपाई शैली में लिखी है भाई। यह रचना पद्माकर ने वाल्मीकि रामायण को आधार बनाकर या वाल्मीकि रामायण के आधार पर दोहा चौपाई शैली में लिखी है। ये जो रीतिकाल चला हुआ था भाई, जो पीछे आप अगर आज ही इस वीडियो को कोई नया जुड़ा है ना तो देख लेना, पीछे इसकी 5-6 व्याख्यान हम डाल चुके हैं और जहां से छूटा था वहीं से शुरू कर रहे हैं, बीच में से कहीं नहीं। दूसरी इनकी रचना है भाई लिखो प्रबोध पचासा। अब प्रबोध पचासा में क्या है कि ये रोगग्रस्त हालत में लिखी थी। वैराग्य और भक्ति का सुंदर समन्वय मिलता है इस रचना में। पद्माकर जी रोगग्रस्त थे तो लिखो यह रचना रोगग्रस्त हालत में लिखी थी। इसमें भक्ति और वैराग्य का सुंदर समन्वय देखने को मिलेगा प्रबोध पचासा में। भक्ति और वैराग्य का, रोग में तो वैसे भी वैराग्य हो ही जाता है, तो भक्ति और वैराग्य का समन्वय देखने को मिलेगा भाई आपको इसमें। अगली जो रचना है भाई इनकी गंगा लहरी, जो अंतिम रचना है, ये भी रोग अवस्था में लिखी थी, रोगग्रस्त में। गंगा लहरी में क्या है भाई, ये गंगा जी के महात्म्य को इसमें बतलाया गया और ये अंतिम रचना है। इसमें कुष्ठ रोग से मुक्ति पाने के लिए लिखी थी भाई ये पद्माकर ने। लिखो कि ये क्या है भाई, गंगा का महात्म्य है। सबसे पहले तो ये लिखो इसमें गंगा के महात्म्य, और ये इनकी अंतिम रचना है भाई। कुष्ठ रोग से मुक्ति पाने के लिए पद्माकर ने कानपुर में गंगा नदी के तट पर बैठकर ये रचना की थी। ये इनकी अंतिम रचना है। और कुष्ठ रोग हो गया था भाई इनको, तो कुष्ठ रोग से मुक्ति पाने के लिए
कानपुर में गंगा नदी के तट पर बैठकर लिखी थी भाई, गंगा तट पर बैठकर। अब देखो ये कितने महान थे भाई, बीमारी कुष्ठ रोग हो गया तो डॉक्टर के पास नहीं, रचना लिख दी और उसमें इतने, और ठीक भी हो जाते थे, ये नहीं है, क्योंकि एकाग्रचित हो जाता है ना मनुष्य, और अगर उससे ध्यान हट जाए हमारा तो वो कारगर होती है वो चीजें। ये देखिए भाई आगे देखो, हितोपदेश लिखा है एक इन्होंने, अगले इनकी रचना है भाई पद्माकर की, रचनाओं का विश्लेषण चल रहा है भाई अब, और बाकी का इसका बचा हुआ भाग पिछले वीडियो में देख लेना आप। जैसे हितोपदेश है भाई, ये रचना है भाई पद्माकर की, यह अनुवाद रचना है और ये दौलतराव सिंधिया के दरबार में लिखी गई थी। ये अनुवाद है, और जो सिंधिया नरेश थे, दौलतराव सिंधिया, ग्वालियर के राजा थे ये, दौलतराव सिंधिया के दरबार में लिखी थी। ये अनुवाद कार्य किया था भाई दौलतराव सिंधिया, ग्वालियर के राजा थे, दौलतराव सिंधिया के दरबार में ये अनुवाद कार्य किया था। अगली देखो भाई, इनकी अगली रचना है भाई पद्माभरण, अलंकार ग्रंथ है। जगत सिंह के संरक्षण, जयपुर में जगत सिंह के संरक्षण में यह कार्य किया गया था। ऑफिस में बैठ जाओ 2 मिनट। ये जो पद्माभरण है यह एक अलंकार ग्रंथ है। ये अलंकार ग्रंथ है भी, ये जयपुर के जगत सिंह के संरक्षण में लिखा गया है, और इसके बारे में ये लिखो भाई अलंकार ग्रंथ है, और ये जयपुर में जगत सिंह के संरक्षण में लिखा गया है भाई। अब देखो इसके एक पूछा जाता है, जैसे हमने रीतिकाल की प्रवृत्तियों में भी पढ़ा था कि जो अलंकार ग्रंथ लिखते समय रीतिबद्ध कवियों ने तो जयदेव के चंद्रालोक और अप्पय दीक्षित के कुवलानंद का अनुसरण किया है। तो किसी एक आध परीक्षा में पूछा गया कि पद्माभरण का आधार ग्रंथ कौन सा है, तो क्या होगा, रीतिबद्ध कवियों में अलंकार विवेचन में देव को छोड़कर सभी ने जयदेव के चंद्रालोक और अप्पय दीक्षित के कुवलानंद का अनुसरण किया है। तो इसका जो आधार ग्रंथ आप लिखोगे, ये पूछा गया है इसलिए बता रही हूं, और भी किसी अलंकार ग्रंथ के बारे में पूछे तो रीतिबद्ध कवियों में, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध, इन कवियों में देव को छोड़कर सभी ने चिंतामणि त्रिपाठी के अनुसार जयदेव के चंद्रालोक और अप्पय दीक्षित के कुवलानंद का अनुसरण किया भाई। तो इसका आधार ग्रंथ आप लिखो जयदेव का चंद्रालोक, ये जयदेव का लिखा हुआ अलंकार ग्रंथ है, इसका अनुसरण किया है। और अप्पय दीक्षित ने लिखा था भाई, आप सब परिचित हैं इन रचनाओं से, आपके लिए कोई नई बात नहीं है। जो हिंदी से इतर है ना जो विद्यार्थी, वो तो ये सोचेंगे कि ये क्या लिखवा रहे हैं। तो अप्पय दीक्षित के कुवलानंद का अनुसरण किया है भाई, ये आधार ग्रंथ है भाई दोनों पद्माभरण के। और इनमें इसमें एक और खास बात है इसकी भाई पद्माभरण की, इसमें केवल अर्थालंकारों का प्रयोग हुआ है।
केवल अर्थ अलंकारों का प्रयोग, अलंकार ग्रंथ है लेकिन केवल अर्थ, शब्द अलंकारों का प्रयोग यहां नहीं देखने को मिलेगा, केवल अर्थ अलंकारों का प्रयोग है भाई। अब अर्थालंकारों के बारे में देखो, इसमें केवल अर्थालंकार है और एक मतीराम के ललित ललाम में लिखवाया था कि सबसे ज्यादा अगर अर्थालंकारों का प्रयोग किसी पुस्तक में हुआ है तो वो है भाई ललित ललाम मतीराम की, उसमें 100 अर्थालंकारों का प्रयोग हुआ है। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है, वो ये भी परीक्षा उपयोगी है आपके लिए। अगली रचना देखते हैं भाई, जो इनकी ख्याति का भी आधार है, जगदी विनोद, जिसके कारण इनको प्रसिद्धि मिली थी पद्माकर को, और उसी के आधार पर इन्हें आचार्य भी कहा जाता है। आचार्य उसी रचना के आधार पर बने थे पद्माकर। और पद्माकर के यहाँ वीर श्रृंगार और रीति की त्रिवेणी वही है भाई, ये सब भक्ति की त्रिवेणी है भाई। पद्माकर को कहा जाता है वीर भक्ति, भक्ति की, वीर रस की और श्रृंगार रस की त्रिवेणी वही है पद्माकर के यहाँ, और बिहारी के यहाँ है भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी, ये भी याद रखना है। अगली रचना इनकी लिखो भाई, जगत विनोद। इसको जगत विनोद भी कह देते हैं, जगत विनोद भी कह देते हैं। इकट्ठा हम लिखेंगे तो आपको पता है, ये संधि का नियम होता है कि प्रथम जो है वो तृतीय में वर्ग का पहला वर्ण तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, तो जगत विनोद द बन जाता है इसका। इकट्ठा हम लिखे दे तो जगत विनोद हो जाता है, अलग अलग लिखेंगे तो जगत विनोद है भाई। अब इसमें क्या है, ये पद्माकर की ख्याति का आधार ग्रंथ है। सबसे पहले तो यही लिखो कि ये ग्रंथ पद्माकर की ख्याति का आधार ग्रंथ है भाई। पद्माकर की ख्याति या प्रसिद्धि कह सकते हो आप। रस और नायिका भेद का ग्रंथ है ये, लिखो आगे, रस और नायिका भेद का ग्रंथ है। और इसमें क्या है भाई, ये जगत सिंह के संरक्षण में लिखा गया था, और इस यह 1810 ईस्वी में लिखा गया था भाई। 1810 ईस्वी में जगत सिंह के संरक्षण में लिखा था। ये तो थी इसमें प्रकरण, और ये भी लिखना चाहो तो लिख लो, 6 प्रकरण है और 771 छंद है भाई। इसमें जगत विनोद में क्या है, 6 प्रकरण है और 731 छंद है भाई। ये हमने देखा भाई पद्माकर के बारे में। जगत विनोद में 9 रसों का वर्णन किया गया और नायिका भेद का चित्रण किया गया। 9 रसों में 9 रसों का प्रयोग किया गया है। रस 9 ही होते हैं ना हिंदी में, तो 9 के 9 रसों का प्रयोग हुआ। तो आप ये लिखो इसमें कि इस रचना में या इस ग्रंथ में 9 रसों का प्रयोग हुआ है। नौ रसों का वर्णन है और नायिका भेद का चित्रण भी है। और इसी रचना के आधार पर पद्माकर आचार्य कहलाए। इसके आधार पर ही पद्माकर जी आचार्य कहलाए। ये हमने देखा भाई इनकी रचनाओं का विश्लेषण, क्योंकि अंदर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं रचनाओं के अंदर से भी, तो कोई प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए, इस बात के ऊपर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। अगली रचना लिखो इनकी, वो है भाई हिम्मत बहादुर विरुदावली। हिम्मत बहादुर विरुदावली है भाई। ये शुक्ल ने इन्हें वीर रस की फड़कती हुई रचना कहा है, यानी कि वीर रस की रचना है ये हिम्मत बहादुर विरुदावली। इनका अगला ग्रंथ लिखो भाई
हिम्मत बहादुर विरुदावली। ये लिखी अभी पद्माकर ने। वीर रस की रचना है और इसके बारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि शुक्ल ने इसे वीर रस की फड़कती हुई रचना कहा है। ये पूछा भी गया है। यहां से ऐसे प्रश्न बनते हैं, आप लोगों को पता है, आप ऑब्जेक्टिव तो बना ही लेते हो फिर। और ये अवध के सेनापति गोसाई अनूप गिरी की हिम्मत की प्रशंसा की गई। इसमें लिखो, यह अवध के सेनापति अनूप गिरी की बहादुरी की को आधार बनाकर लिखी गई है। अभी अनूप गिरी की बहादुरी को आधार बनाता है यह ग्रंथ। और आगे फिर लिखो भाई, ये तो हो गए भी हमारी रचनाओं का विश्लेषण हमने कर लिया पद्माकर का। अब कुछ छूट गया था जब पद्माकर शुरू किया, तो बाद में फिर मैंने देखा तो यहाँ लिखवाना जरूरी हो जाता है। कुछ छूटेगा नहीं आपका। अगली वीडियो में कुछ अगर छूट जाता है तो अगली वीडियो में लिखवा दिया जाएगा। इस बात की आप निश्चिंत रहो कि जो टॉपिक शुरू करवा दिया उसके बारे में पूरा ही होगा, छूटेगा नहीं वो। पद्माकर के बारे में लिखो कि इनका जो पूरा नाम था, भाई पद्माकर नाम से प्रसिद्ध है लेकिन पूरा नाम है इनका पद्माकर भट्ट। और भाई इनके पिता का नाम है, इनके पिता थे भाई कौन है, मोहनलाल भट्ट थे भाई। और देखो इनके बचपन का नाम भी मिलता है, लिखना चाहो तो लिख लो प्यारेलाल। इनके बचपन का नाम था प्यारेलाल। ये भी पूछ लेते हैं कई बार इनका वास्तविक नाम, बचपन का नाम। तो ये मोहनलाल भट्ट जो थे ये वही बहुत बड़े कवि थे और इनको कवि शिरोमणि की उपाधि मिली हुई थी मोहनलाल भट्ट को पहले, फिर बाद में पद्माकर को भी कवि शिरोमणि की उपाधि मिली थी। तो लिखो कि इनको राजा प्रताप सिंह ने दी थी भी, मोहनलाल भट्ट को राजा प्रताप सिंह द्वारा कवि शिरोमणि की उपाधि दी गई थी। कवि शिरोमणि की उपाधि मिली थी और बाद में फिर पद्माकर भट्ट को भी कवि शिरोमणि की उपाधि दी गई थी। बाद में पद्माकर को, या पद्माकर भट्ट इनका पूरा नाम है, तो पद्माकर भट्ट को कवि शिरोमणि की उपाधि दी थी भाई। अब कवि शिरोमणि की उपाधि तो मिल गई, लेकिन दी किसने, ऐसा पूछ लेते हैं। तो फिर पहले तो प्रताप सिंह आएगा, और अगर प्रताप सिंह विकल्प में नहीं मिलता है तो फिर आप जगत सिंह का नाम लेंगे। कवि शिरोमणि की उपाधि मिली थी और दी किसने थी भी, प्रताप सिंह। और प्रताप सिंह यदि विकल्प में नहीं है तो फिर आप दूसरे नंबर पे जगत सिंह लगा सकते हो भाई। यहां लिख लो फिर जगत सिंह। अगर पूछना चाह रहे हैं वो जगत सिंह के बारे में तो फिर प्रताप सिंह नहीं मिलेगा आपको, वरना कवि शिरोमणि की उपाधि जो पद्माकर भट्ट को दी गई थी वो प्रताप सिंह के द्वारा दी गई थी, या फिर उनके पुत्र जगत सिंह के द्वारा। और शुक्ल ने इनको मूर्ति विधायिनी कल्पना का सृष्टा कहा है। ये एक दो कथन है, लिख तो लिए थे, फिर से लिख लो, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये कथन। शुक्ल जी ने इन्हें मूर्ति विधायिनी कल्पना का सृष्टा कहा है। पद्माकर को क्या कहा है भाई,
शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जहां भी शुक्ल लिखा दिखे तो आप समझ लेना रामचंद्र शुक्ल की बात चल रही है यहाँ। तो रामचंद्र शुक्ल ने पद्माकर को क्या कहा है? मूर्ति विधायिनी कल्पना का सृष्टा। मूर्ति विधायिनी कल्पना का सृष्टा कहा है। तो ये याद रखना भाई। और देव का भी पूछा जाता है, वो प्रगल्भ प्रतिभा संपन्न की बात की है, शुक्ल ने देव को कहा है। और शुक्ल जी ने पद्माकर की तुलना गोस्वामी तुलसीदास से की है भाषा की अनेक रूपता के संबंध में। तो ये भी लिख लो कि शुक्ल ने पद्माकर की तुलना तुलसीदास जी से की है, क्योंकि तुलसीदास तो रामचंद्र शुक्ल के प्रिय कवि थे। वही ये एक बार केवीएस के पेपर में पूछा भी गया था, शुक्ल के प्रिय कवि। तो तुलसीदास थे शुक्ल के प्रिय कवि, यानी कि तुलसीदास के साथ तुलना कर दी तो ये मानो कि इसको बहुत ज्यादा महत्व देते थे रामचंद्र शुक्ल जी, बहुत अच्छे कवि थे। ये इसका मतलब ये है कि शुक्ल ने पद्माकर की तुलना तुलसीदास से की है भाषा की अनेक रूपता के संबंध में। भाषा की अनेक रूपता के संबंध में। ये तो वही पद्माकर के बारे में आज हमने पूरा कर लिया। अब अगला कवि देखते हैं भाई हम, या फिर अलग से लिखना चाहो ना, ये तुलसीदास वाला बिल्कुल वक्तव्य हूबहू रामचंद्र शुक्ल का ही, तो फिर वो लिख लो कि सारांश यह है कि इनकी भाषा में वह अनेक रूपता मिलती है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेक रूपता हम गोस्वामी तुलसीदास में ही पाते हैं। ऐसा कहा है उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में। रामचंद्र शुक्ल जी ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा है 1929 ईस्वी में, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो सबसे ज्यादा वैज्ञानिक माना जाता है, उसमें उन्होंने ये लिखा है भाई। तो ये पूरा लिख लो आप, लिखना चाहो तो, कि सारांश यह है, ऐसे कैसे लिखा है तो वही पंक्तियां उठाई गई हैं वहीं से। सारांश यह है कि देखो, वैसे तो अगर आप हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन करोगे तो आपको डॉक्टर नगेंद्र का और रामचंद्र शुक्ल का या फिर बच्चन सिंह का बहुत से इतिहास ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे भाई। लेकिन आप यदि हमसे जुड़े हुए हैं ना, तो आपको कहीं कुछ अध्ययन करने की जरूरत नहीं है, सारा इसी में करवाया जाएगा। सभी के, बच्चन सिंह के इतिहास का भी और डॉक्टर नगेंद्र का भी, या फिर आप रामचंद्र शुक्ल के भी, सभी कथन आपको यहाँ हम लिखवाएंगे। सिर्फ आपको ये नोट्स बना लीजिए और बाहर से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आप हमसे जुड़े हुए हो तो। और एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, ये भी पक्की बात है। तो सारांश यह है कि इनकी भाषा में वह अनेक रूपता मिलती है वह अनेक रूपता मिलती है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेक रूपता हम गोस्वामी तुलसीदास में ही पाते हैं। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास में ही पाते हैं। ये कहा भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्माकर के बारे में।
अब हम अगले कवि पे चलते हैं। पद्माकर हमारा पूरा हो गया है। अगला कवि, एक पंक्ति और लिख लो भाई, इनकी पूछी जाती है। और लिखो, एक दो बात और लिखो भाई, यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाती है। वैसे तो बिहारी में भी लिखवा देते, लेकिन यहीं लिखो आप। जैसे शुक्ल ने सर्वप्रिय कवि रीतिकाल में दो कवियों के लिए सर्वप्रिय शब्द का प्रयोग किया है भाई। अब आपसे पूछ सकते हैं कि शुक्ल के अनुसार रीतिकाल में सर्वप्रिय कवि कौन कौन से हैं शुक्ल के लिए? तो दो कवि बिहारी और पद्माकर। एक तो बिहारी के लिए सर्वप्रिय शब्द का इस्तेमाल किया है उन्होंने, और एक किया है पद्माकर के लिए, तो ये भी लिख लो। और एक, जिस प्रकार ये अपनी परंपरा में परमोत्कृष्ट कवि है, उसी प्रकार अपनी प्रसिद्धि में भी अंतिम है। तो ये दो आप लिख लो। शुक्ल के ही वक्तव्य है ये, कि शुक्ल ने रीतिकाल में दो कवियों को सर्वप्रिय कहा है। रीतिकाल के दो कवियों के लिए सर्वप्रिय दो कवियों को सर्वप्रिय कहा है। और वो है भाई, एक तो पद्माकर जी हैं और एक है भाई बिहारी। और ये एक और लिख लो कि जिस प्रकार ये अपनी परंपरा में, ये भी शुक्ल ने ही कहा है कि जिस प्रकार ये अपनी परंपरा में परमोत्कृष्ट थे, परंपरा यानी कि रीतिबद्ध परंपरा में ये परमोत्कृष्ट थे, उसी प्रकार अपनी प्रसिद्धि में भी अंतिम थे। उसी प्रकार ये कहा भी शुक्ल ने पद्माकर के बारे में। और पद्माकर रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे, ये बात भी लिख लेना। अब इनकी एक पंक्ति बहुत पूछी जाती है, वो लिख लो कि नैन नचाए कहो मुस्काए लला फिर आयो खेलन होरी। कई बार पूछी गई है परीक्षाओं में। नैन नचाए कहो मुस्काए लला फिर आयो खेलन होरी। ये पंक्ति काफी बार पूछी जाती है भाई, पद्माकर जी की ही है ये पंक्ति, कई बार पूछी जाती है। ये हमारा पद्माकर आज पूरा हो गया। अगला कवि देखते हैं भाई हम, भिखारी दास, जो रीतिकाल के अंतिम आचार्य माने जाते हैं। भिखारी दास के बारे में आज हम देखेंगे भाई। नाम पे मत जाना, नाम भिखारी दास है, लेकिन वैसे तो गुणों से भरे पड़े हैं। वो बहुत अच्छे कवि थे। अगले कवि के बारे में लिखो भाई, भिखारी दास। अब भिखारी दास का कविताई काल, जन्म और उसके बारे में तो कुछ ज्यादा मिलता नहीं ग्रंथों में। इनका कविताई काल मिलता है 1734 से 1750 के बीच में कविताई काल है भी, आप लिख सकते हो इसको कविताई काल। इनका ये कविताई काल था, कविताएं की थी इस काल में इन्होंने। अब भिखारी दास का ये रीतिकाल के अंतिम आचार्य हैं। लिखो, रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध आचार्य लिखना भाई, अंतिम नहीं है, रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध आचार्य, क्योंकि अंतिम आचार्य हम लिख चुके हैं गवाल कवि के बारे में पहले। और क्या है भाई,
एक देखो, मैंने चिंतामणि के समय में भी लिखवाया था, चिंतामणि त्रिपाठी हम कर रहे थे उस समय भी, और अब फिर से जैसे मिश्र बंधुओं ने पूर्व अलंकृत काल का सबसे अच्छा कवि किसे माना है, चिंतामणि त्रिपाठी को, और उत्तर अलंकृत काल का भिखारी दास को माना है। ये बात भी याद रखना भाई। और आगे लिखते हैं अभी, जैसे काव्य निर्णय है, इनकी प्रसिद्धि का आधारभूत ग्रंथ अभी काव्य निर्णय। काव्य निर्णय जो ग्रंथ है ये सर्वांग निरूपक ग्रंथ है, अभी 1746 ईस्वी में लिखा गया था ये। और ये कैसा है अभी, सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। तो ये सर्वांग निरूपक आचार्य हो गए, वो लिखवा चुके हूं मैं पिछले वीडियो में सभी सर्वांग निरूपक ग्रंथ और आचार्य। और ये भी लिखो भाई, आश्रयदाता पूछ लेते हैं। तो इनके आश्रयदाता थे, भिखारी दास के आश्रयदाता थे प्रतापगढ़ के राजा पृथ्वी सिंह के भाई हिंदुपति सिंह। प्रतापगढ़ के राजा पृथ्वी सिंह के भाई हिंदुपति सिंह के दरबार में रहते थे, या आश्रय में रहते थे भाई। हिंदुपति सिंह है भाई इनका जो आश्रयदाता था वो। अब अन्य रचनाएं देखो इनकी, रचनाओं में एक अभी शतरंज सतीका है इनकी, ये है भाई 1742। रस सारांश है भाई, रस सारांश है भाई 1742 में। और रस काव्य निर्णय जो लिख चुके हैं हम, ये थी 1746 में। फिर काव्य निर्णय 1746 में लिख चुके हैं। आगे लिखो भी, जैसे छंद और पिंगल इनकी रचना है अगली, छंद और पिंगल, ये भी भिखारी दास की रचना भी 1746 में। ये भी श्रृंगार निर्णय है, फिर ये भी 1746 में है। और श्रृंगार निर्णय है भी 1750 में। और फिर है भाई अमर कोश या नाम कोश है इनकी एक रचना है भाई, अमर कोश या नाम कोश है। अमर कोश है या नाम कोश है, एक इसी का नाम दूसरा है ये नाम कोश। और फिर एक है भाई विष्णु पुराण है इनकी रचना, विष्णु पुराण ये अनुवाद है भाई। और ये जो रचना है ये अमर सिंह, संस्कृत के कवि अमर सिंह की रचना है असल में। तो वैसे इसमें भी हम इन्होंने अनुवाद कर दिया फिर इसका। अब देखो भाई, ये तो थी इनकी रचनाएं। अब भिखारी दास के बारे में पंक्तियां और कुछ अलग महत्वपूर्ण बिंदु बन जाते हैं, जिनके बारे में हम देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कवि है भाई, रीतिबद्ध कवि है। और ये अब लिखो, जैसे बच्चन सिंह ने इनके बारे में एक पंक्ति कही है भाई कि भिखारी दास हिंदी के पहले ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने हिंदी काव्य परंपरा, भाषा, छंद, तुक आदि पर भी विस्तार से चर्चा की है। ये बच्चन सिंह ने कहा है भाई। तो पूछ सकते हैं, तो लिखना जरूरी हो जाता है। लिखो कि भिखारी दास हिंदी के पहले ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने हिंदी काव्य परंपरा,
रस, छंद, भाषा, छंद, तुक आदि पर भी विस्तार से चर्चा की है। और किसी ने ऐसा नहीं किया है। ये भिखारी दास की ही खासियत है। और अब भिखारी दास की कुछ पंक्तियां देखिए भाई, जो काफी पूछी गई हैं। अब पंक्तियां क्या है इनकी, जैसे तुलसी गंग दो भय सुकमीन के सरदार, बहुत सी परीक्षाओं में देखने को मिलती है भाई। तुलसी गंग, तुलसीदास और गंग कवि की तुलना करते हुए लिखा कि तुलसी गंग दो भय सुकवीन के सरदार। आप सब लोग विदित हैं, ये ऐसी पंक्तियां की याद हो जाती है तैयारी करने वालों के, क्योंकि ये बहुत सी परीक्षाओं में पूछी, बार बार रिपीट होने वाली पंक्तियां हैं ये। आगे के सुकवि रिझी तो सुकविताई, नहीं तो राधिका कन्हाई सुमरिन को बहानो है। ये भी बहुत पूछी जाती है भाई। आगे के कवि रिझई तो कविताई, नहीं तो क्या, फिर नहीं तो राधिका सुमिरन को बहानू है, नहीं तो राधिका कन्हाई को सुमिरन को बहानू है। और ब्रज भाषा हेतु एक काव्य निर्णय में पंक्ति है भाई, ऊपर लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि सर्वांग निरूपक ग्रंथ है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इनका। तो उसमें एक पंक्ति है भाई, ब्रज भाषा हेत ब्रज भाष हीन अनुमानो। ब्रज भाषा हेत ब्रज भाषा हीन अनुमानो। ऐसे ऐसे कविन की वाणी हूं सो जानिए, ऐसे ऐसे कविन की वाणी हूं सो जानिए। ये है भाई काव्य निर्णय में से उठाई गई है ये पंक्तियां। और ये भाई हमने लिखा भिखारी दास के बारे में, इतना ही था इनके बारे में। और ये जो काव्य निर्णय जो ये ग्रंथ था ना भाई, इन्होंने जो सर्वांग निरूपक एक रचना लिखी थी हमने, श्रीपति की काव्य सरोज, तो बहुत सा जो अंश है वो भिखारी दास ने श्रीपति के काव्य सरोज से उठाकर हूबहू अपने काव्य निर्णय में लिखा है, रख दिया है। ये बात भी याद रखनी है। और अगला हम कवि करेंगे भाई फिर प्रताप सिंह। छोटे हैं अब ये, बाद में फिर रीति सिद्ध बिहारी आ जाएंगे भाई, फिर बिहारी तो ज्यादा लंबे कवि है। तो आज हम प्रताप सिंह तक कर लेते हैं। प्रताप सिंह के बारे में लिखो भाई। प्रताप सिंह का कविताई काल है भाई 1823 से 1850 के बीच इनका कविताई काल है भाई। ये चरखारी नरेश विक्रमशाही के दरबार में रहते थे। प्रताप सिंह चरखारी नरेश विक्रमशाही के दरबार में रहते थे। आप नोट्स बनाते चलें, साथ साथ रचना लिखो। इनकी रचना पूछी जाती है भाई। ये व्यंग्यार्थ कौमुदी बहुत बार पूछी गई है,
तो व्यंग्यार्थ कौमुदी 1825 ईस्वी में लिखी हुई इन्होंने व्यंग्यार्थ कौमुदी। ये पूछी जाती हैं ये रचनाएं। 1825 ईस्वी में लिखी हुई इन्होंने ये, और ये इनका मूल विषय है नायिका भेद की रचना है भाई। ये भी लिख लो, लिखना चाहो तो नायिका भेद की रचना है ये। और एक है श्रृंगार शिरोमणि, अगली रचना है इनकी अलंकार चिंतामणि, और फिर है भाई काव्य विनोद है, रतन चंद्रिका है, एक थी भी सुजान विनोद देव की थी वो, ये है काव्य विनोद है, ये प्रताप सिंह की है भाई, याद रखना ये। और एक क्या है भाई रतन चंद्रिका है, और आगे यहाँ लिख लो एक आध और बच की, जैसे रसराज मतीराम की टीका है, ये लिखी है इन्होंने रसराज नाम से ही, रसराज रचना मतीराम की है, और उसकी टीका लिखी है किन्होंने, प्रताप सिंह ने। अब प्रताप सिंह के बारे में कुछ शुक्ल ने एक दो कथन कहे भाई, वो लिखेंगे। जैसे रामचंद्र शुक्ल ने प्रताप सिंह के आचार्यताओं एवं कविताओं की भूरी भूरी प्रशंसा की है। तो ये लिखना चाहो नहीं, लिखना है ये कि शुक्ल ने प्रताप सिंह के आचार्यताओं और कविताओं, यानी कि ये आचार्य कर्म में भी उतने ही सफल थे और कविताओं में भी, कविता करने में भी। तो शुक्ल ने प्रताप सिंह के आचार्यताओं और कविताओं की भूरी भूरी प्रशंसा की है। ये पूछे जाते हैं ऐसे ऐसे कि रामचंद्र शुक्ल ने किन के आचार्यताओं और कविताओं की प्रशंसा की है, तो फिर आपको बताना पड़ेगा प्रताप सिंह। ये याद रखने पड़ेंगे आपको, बिल्कुल कंठस्थ याद रखने पड़ेंगे। अब जैसे व्यंग्यार्थ, अब देखो इसमें एक दो रचना है ना इनकी जो इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में देखते हैं भाई कि व्यंग्यार्थ कौमुदी है, जैसे इसमें पहले उदाहरण दिए गए हैं, बाद में लक्षण। बाकी रीतिकालीन ग्रंथों में क्या मिलता है भाई, पहले लक्षण बाद में उदाहरण, लेकिन इन्होंने क्या उल्टा किया है। लिखो भाई व्यंग्यार्थ कौमुदी के बारे में लिख लो, ये एक बात है। व्यंग्यार्थ कौमुदी जो है इनकी रचना है जो 1825 ईस्वी में लिखी गई थी, इसमें पहले तो उदाहरण दे दिए और बाद में लक्षण। ये उल्टा है, रीतिकालीन जो परिपाटी थी, परंपरा थी, उससे अलग इन्होंने हटके लिखा। इसे पहले उदाहरण बाद में लक्षण, जबकि रीतिकालीन परंपरा क्या है कि पहले लक्षण और बाद में उदाहरण। लेकिन इन्होंने क्या किया है, तो ये ऐसे पूछा जाएगा प्रश्न की कौन सी रचना है जिसमें पहले उदाहरण और बाद में लक्षण दिए गए हैं, या रीतिकालीन रीतिबद्ध परिपाटी की परंपरा से बिल्कुल विपरीत परंपरा का जो अनुसरण किया गया है वो व्यंग्यार्थ कौमुदी में किया गया है। ये हो गया भाई हमारा प्रताप सिंह के बारे में। अब विक्रम शाही के बारे में भी लिख लो थोड़ा सा। इन्होंने भी एक दो रचनाएं लिखी हैं। चरखारी नरेश थे ये, जहां प्रताप सिंह दरबारी कवि थे वो नरेश ही है, ये चरखारी नरेश, ये भी लिखते थे। इन्होंने विक्रम सतसई लिखी है भाई, बिहारी सतसई का अनुसरण करते हुए इन्होंने क्या लिखी है, विक्रम सतसई।
और लिखना चाहो तो लिख लो बिहारी सतसई का अनुकरण करते हुए। टीका नहीं, बिहारी सतसई का अनुकरण करते हुए। और भी लिखो, जैसे गणपति चंद्रगुप्त ने विक्रम सतसई को बिहारी सतसई से भी बढ़कर बताया है, तो ये भी लिखना जरूरी हो जाता है। गणपति चंद्रगुप्त का कथन भी पूछ लेते हैं। गणपति चंद्रगुप्त का एक कथन लिखो कि गणपति चंद्रगुप्त ने विक्रम सतसई को बिहारी सतसई से भी ज्यादा श्रेष्ठ माना है। लिखो, विक्रम सतसई को बिहारी सतसई से भी बढ़कर माना है। अब क्या कहा है इन्होंने, बढ़कर माना है, तो इनकी एक हूबहू जो गणपति चंद्रगुप्त ने अपने जो ग्रंथ में लिखा है ना इनके बारे में, वो उनके ही शब्दों की पंक्तियां लिखो कि बिहारी सतसई खदान में से निकाले गए कच्चे सोने की भांति है। बिहारी सतसई खदान में से निकाले गए कच्चे सोने की भांति है, जबकि विक्रम सतसई पकाकर खरा कुंदन का रूप है। भाई, जब सोने को पका देते हैं तो वो खरा कुंदन बन जाता है, वो है विक्रम सतसई। जबकि विक्रम सतसई पकाकर खरा कुंदन, ये कहा है भाई बिहारी सतसई और विक्रम सतसई की तुलना करते हुए गणपति चंद्रगुप्त ने कि यदि खदान से निकले हुए सोने, कच्चे सोने की बात यदि बिहारी सतसई है, तो जो विक्रम सतसई है वो पके हुए सोने, खरे सोने के समान है। ये तुलना कर दी दोनों की, बिहारी सतसई और विक्रम सतसई की, गणपति चंद्रगुप्त ने। अब ये हमारे हो गए रीतिबद्ध जो कवि हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए भी आज। कल से है हम रीति सिद्ध कवियों पे चलेंगे, और रीति सिद्ध एक कवि सेनापति का हम अध्ययन कर चुके हैं। बिहारी का थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, शायद एक व्याख्यान अकेला बिहारी पे बनाना पड़ेगा, और वहां से बहुत ज्यादा प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो अगले व्याख्यान में हम बिहारी पे देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।